हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी मेंटोर में आपका स्वागत है। उत्तराखंड बोर्ड 2023 मॉडल पेपर हम लोग सॉल्व कर रहे थे। इसके पार्ट 1 में हमने 1 से 12 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज पार्ट 2 के अंतर्गत हम क्वेश्चन नंबर 13 से आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न 13 है, पादप ऊतक संवर्धन से क्या समझते हैं? प्लांट टिश्यू कल्चर। अगर सामान्य रूप से किसी पादप को अगर हम लोग ग्रो कराने की बात करें तो पौधे में लैंगिक जनन के फलस्वरूप उसमें फलों का निर्माण होता है। उसके अंदर जो बीज होते हैं उसको हम लोग ग्रो कराते हैं, तो नया पादप बनने में काफी समय लग जाता है। तो वैज्ञानिकों ने एक तकनीक की शुरुआत की, तकनीक को विकसित किया, जिसके अंतर्गत पौधे की एक कोशिका, एक ऊतक या एक अंग को लिया जाता है और उसे लेबोरेटरी में विभिन्न प्रकार के पोषक माध्यम में ग्रो कराते हैं और बहुत सारे पादप कम समय में हमें प्राप्त हो सकते हैं। तो इस तकनीक में हम क्या करते हैं, किसी पादप की एक कोशिका, ऊतक या अंग को लिया जाता है और उसे लैब में विभिन्न प्रकार के पोषक माध्यम में ग्रो कराते हैं। और सबसे पहले जो कोशिका या अंग या ऊतक लिया जाता है पौधे का, वह करतोतक कहलाता है। वह करतोतक या एक्सप्लांट कहलाता है। जैसे एक्सप्लांट में पौधे की जड़ या पत्ती या जो तने का जो शीर्ष भाग है, इसकी कोशिका हम लेते हैं, जो कि मुख्य रूप से विभज्योतक का भाग होता है। और इसकी कोशिका को लेकर हम विभिन्न प्रकार के पोषक माध्यम में वृद्धि करवाते हैं, उनमें विभाजन की प्रक्रिया होती है, तो अविभेदित कोशिकाओं का एक समूह बनने लगता है, जिसे हम कैलस कहते हैं। और फिर प्लांट्स हार्मोन जैसे कि ऑक्सिन है, साइटोकिनिन है, इनकी उपस्थिति में इनमें अविभेदीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है और इनसे पादपों का निर्माण होता है। इनसे लास्ट में प्लांट का निर्माण होता है और इन प्लांट को हम अलग अलग स्थानों में हम ग्रो करा सकते हैं। तो इस तरह से पादप ऊतक संवर्धन के द्वारा पौधे की किसी एक कोशिका, अंग या ऊतक को लेकर पूरे का पूरा पादप बना सकते हैं। इस प्रकार की तकनीक पादप ऊतक संवर्धन कहलाती है। तो आइए नोट्स के माध्यम से इसे समझते हैं। नियंत्रित तथा रोगाणु रहित परिस्थितियों में करतोतक या एक्सप्लांट का पोषक माध्यम में संवर्धन ऊतक संवर्धन कहलाता है। अर्थात हम रोगाणु रहित परिस्थितियों में पौधे की किसी एक कोशिका, ऊतक या अंग को लेते हैं, जिसे हम करतोतक कहते हैं, एक्सप्लांट कहते हैं, और विभिन्न प्रकार के पोषक माध्यम में इसका संवर्धन किया जाता है और बहुत सारे पादप में प्राप्त होते हैं। इसे हम ऊतक संवर्धन कहते हैं। ऊतक संवर्धन में करतोतक या एक्सप्लांट के रूप में किसी पादप की एक कोशिका को लिया जा सकता है, ऊतक या अंग को काम में लिया जाता है। किसी पादप की कोशिका की उचित परिस्थितियां मिलने पर पूर्ण पादप में विकसित हो जाने की क्षमता पूर्ण शक्तता या टोटिपोटेंसी कहलाती है। किसी भी पादप की एक कोशिका से संपूर्ण पौधा बनने की जो क्षमता होती है उसे हम टोटिपोटेंसी कहते हैं। अर्थात टोटिपोटेंसी या पूर्ण शक्तता क्या है? पादप की किसी एक कोशिका में संपूर्ण पादप बनने की क्षमता होती है और इसकी यह क्षमता क्या कहलाती है? पूर्ण शक्तता या टोटिपोटेंसी। कभी कभी पूर्ण शक्तता किसे कहते हैं, एक नंबर में प्रश्न पूछा जा सकता है। पादप कोशिकाओं की इस क्षमता का भरपूर उपयोग पादप प्रजनन में किया जाता है। अर्थात ऊतक संवर्धन में टोटिपोटेंसी का ही इस्तेमाल करके किसी एक कोशिका से संपूर्ण पादप बनाया जा सकता है। कभी प्रश्न पूछा जा सकता है, करतोतक किसे कहते हैं या एक्सप्लांट क्या होता है? पौधे की वह कोशिका, ऊतक या अंग जिसे संवर्धन माध्यम पर उगाया जाता है, करतोतक या एक्सप्लांट कहलाता है। इस तकनीक द्वारा बहुत कम समय में पादपों की बड़ी संख्या तैयार की जा सकती है। तो पौधे का वह भाग जिसे हम ऊतक संवर्धन के रूप में नया पादप विकसित करने के लिए उपयोग में लाते हैं, उसे हम एक्सप्लांट कहते हैं। ऊतक संवर्धन के द्वारा हजारों की संख्या में पादपों को उत्पन्न करने की विधि सूक्ष्म प्रवर्धन या माइक्रो प्रोपेगेशन कहलाती है। कम समय में पादपों की हम क्या कर सकते हैं, हजारों की संख्या में नए पादप बना सकते हैं। उनके कोशिकाओं को लेकर कम समय में हम हजारों पादप बना सकते हैं। तो ये जो विधि होगी ये क्या कहलाएगी? सूक्ष्म प्रवर्धन कहलाएगी। इस प्रकार प्राप्त पादप आनुवंशिक रूप से अपने मूल पादप के समान होते हैं, क्योंकि किसी पादप से एक कोशिका को लेकर अगर हम नया पादप बनाते हैं तो उसमें आनुवंशिक जो पदार्थ होगा सेम टू सेम उसी पादप से मिलता जुलता होगा या उसी पादप की तरह होगा जिससे उस कोशिका को लिया गया है।
तो इससे जो नया पादप विकसित होगा वह अपने जो मूल जो जनक पादप है उसकी तरह आनुवंशिक रूप से होगा। तो इस प्रकार इसे हम सोमा क्लोन कहेंगे। जो नया पादप बना वो अपने पेरेंट की तरह दिखाई देगा, तो इसे हम क्या कहेंगे? सोमा क्लोन कहेंगे। ऊतक संवर्धन विधि के द्वारा अनेक पादप बनाए गए हैं, जैसे कि टमाटर, केला, सेब आदि। और एक क्वेश्चन इसमें और पूछा जाता है, ऊतक संवर्धन में एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि विषाणु मुक्त पादप तैयार करने के लिए पादपों का कौन सा भाग सर्वाधिक उपयोग में लिया जाता है? एक प्रश्न ये है। और दूसरा प्रश्न ऐसा पूछा जा सकता है कि ऊतक संवर्धन से आप क्या समझते हैं? इस विधि से विषाणु रहित पादप कैसे तैयार किया जा सकता है? जो पादप का जो शीर्ष भाग होगा, जो शीर्षस्थ विभज्योतक या जिसे हम कहते हैं एपिकल मेरिस्टेम, उसमें विषाणु का संक्रमण नहीं होता। अर्थात अगर कोई भी पूरा पादप अगर विषाणु से संक्रमित है, वायरस के द्वारा पादप संक्रमित है, फिर भी उसका जो शीर्ष भाग होगा वह वायरस से संक्रमित नहीं होता है। अगर वायरस से संक्रमित किसी पादप से नया पादप विकसित करना है तो उसका जो शीर्ष भाग होगा जो कि संक्रमण से रहित होता है, संक्रमण नहीं होता है उसमें, उसकी कोई कोशिका या ऊतक उससे लिया जाता है और उससे हम नया पादप तैयार करेंगे, तो वह पादप वायरस से मुक्त पादप बन सकता है। ऊतक संवर्धन का एक महत्वपूर्ण प्रयोग संक्रमित या रोगी पौधे से स्वस्थ पौधे की प्राप्ति होती है। यदि पादप विषाणु से संक्रमित है तब भी पौधों के शीर्षस्थ विभज्योतक या जो एपिकल मेरिस्टेम होता है, जो पौधे का जो शीर्ष भाग होता है उसका जो मेरिस्टेम कहलाता है, और उसका जो मेरिस्टेम होता है उसे एपिकल मेरिस्टेम या शीर्षस्थ विभज्योतक कहते हैं, वह विषाणु से संक्रमित नहीं होता है, वह विषाणु रहित होता है। अतः विभज्योतक को अलग कर उसे इन विट्रो परिस्थितियों, इन विट्रो का मतलब होता है शरीर के बाहर, अर्थात लैब में उगाने पर अनेक स्वस्थ पौधे प्राप्त किए जा सकते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 14 है, एक पारितंत्र में ऊर्जा प्रवाह को रेखाचित्र द्वारा समझाइए। सबसे पहले समझते हैं पारितंत्र क्या है। पारितंत्र या इकोसिस्टम प्रकृति की एक कार्यात्मक इकाई के रूप में पारितंत्र होता है, जिसमें दो प्रमुख घटक जैविक घटक और अजैविक घटक दोनों ही मिलकर एक तंत्र का निर्माण करते हैं, जिसे पारितंत्र कहते हैं। इस तरह से पारितंत्र क्या है? पारितंत्र प्रकृति की एक कार्यात्मक इकाई है जिसमें जैविक घटक और अजैविक घटक दोनों ही मिलकर एक तंत्र का निर्माण करते हैं, जिसे पारितंत्र कहते हैं। जैविक घटक के अंतर्गत आते हैं उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। अजैविक घटक के अंतर्गत आते हैं विभिन्न प्रकार के अजैविक कारक, जैसे कि वायु, जल, मृदा, तापमान आदि। पारतंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस प्रकार का होता है? किसी भी पारतंत्र में ऊर्जा का एकमात्र जो स्रोत होता है वह होता है सूर्य। सूर्य ही ऊर्जा का एकमात्र स्रोत होता है। सूर्य से आने वाली जो सौर ऊर्जा है, सूर्य से आने वाली सौर ऊर्जा, इसको हरे पौधों के द्वारा प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। रासायनिक ऊर्जा में इस सौर ऊर्जा को बदला जाता है। किसके द्वारा? उत्पादकों के द्वारा। और उत्पादकों के पास जो ये ऊर्जा होती है, यह ऊर्जा चली जाती है अब प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता के पास। प्रथम श्रेणी के उपभोक्ताओं से यह ऊर्जा भोजन के द्वारा द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता, और द्वितीय से तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता, और अंत में जो चतुर्थ श्रेणी का उपभोक्ता है वहां भोजन के रूप में ऊर्जा चली जाती है। लेकिन इस पूरे प्रक्रम में ऊर्जा केवल एक दिशा में ही बहती है, एक दिशा में ही बहती है। अर्थात ऊर्जा का जो डायरेक्शन होगा वह एक दिशीय होता है। ऊर्जा हमेशा इसी क्रम में बहेगी। सूर्य से जो ऊर्जा सूर्य के पास थी, सौर ऊर्जा, उस सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला गया उत्पादकों के द्वारा प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान। और उत्पादकों के पास जो ऊर्जा थी वह जब प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता या शाकाहारी जीव उत्पादकों को खाएंगे तो वह ऊर्जा अब पहुंच जाएगी प्रथम श्रेणी उपभोक्ताओं के पास। अब प्रथम श्रेणी उपभोक्ताओं को भोजन के रूप में खाएंगे द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता या जो मांसाहारी जीव होते हैं, और यह ऊर्जा अब पहुंच जाएगी भोजन के रूप में पहुंच जाएगी द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ताओं के पास, और द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ताओं को खाया जाएगा तृतीय श्रेणी के उपभोक्ताओं के द्वारा, और यह ऊर्जा भोजन के रूप में तृतीय श्रेणी के उपभोक्ताओं को मिल जाएगी। और तृतीय श्रेणी के उपभोक्ताओं को खाएंगे जो चतुर्थ श्रेणी के उपभोक्ता या जो सर्वोच्च श्रेणी के उपभोक्ता हैं उनके द्वारा इनको खाया जाएगा। तो वह ऊर्जा भोजन के रूप में
चतुर्थ श्रेणी के उपभोक्ताओं को पहुंच जाएगी। लेकिन इसके प्रत्येक जो भाग है, प्रत्येक स्टेप में प्रत्येक पोषण स्तर, क्योंकि इनको पोषण स्तर कहते हैं, जैसे कि उत्पादक प्रथम पोषण स्तर है, प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता द्वितीय पोषण स्तर है, इस तरह से ये तृतीय पोषण स्तर, ये चतुर्थ और ये पंचम, इस तरह से प्रत्येक पोषण स्तर में ऊर्जा कुछ न कुछ व्यय होती है। जैसे कि उत्पादकों के पास जितनी ऊर्जा थी उसका 90% भाग ये क्या करते हैं, ये श्वसन इत्यादि जैविक क्रियाओं में व्यय कर देते हैं, और केवल जो 10% ऊर्जा है वह अगले जो पोषण स्तर के लिए उपलब्ध होती है। इस तरह से जितनी ऊर्जा प्रथम श्रेणी के उपभोक्ताओं के पास अब अवेलेबल होगी वो क्या करेंगे, 90% ऊर्जा क्या कर देंगे, व्यय कर देंगे। केवल जो 10% ऊर्जा बचेगी वह द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ताओं को मिल पाएगी, और द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता के पास जितनी ऊर्जा अब है उसमें से फिर 90% श्वसन या अन्य जैविक क्रियाओं में ये भी खर्च कर देंगे, और केवल बचेगी 10% ऊर्जा, और वह ऊर्जा मिलेगी तृतीय श्रेणी के उपभोक्ताओं के पास। तृतीय श्रेणी उपभोक्ता भी क्या करेंगे, 90% ऊर्जा को क्या करेंगे, विभिन्न प्रकार के जैविक क्रियाओं जैसे कि श्वसन में व्यय करेंगे, और श्वसन या अन्य क्रियाओं में, और बाकी जो ऊर्जा केवल 10% बची वह मिल जाएगी चतुर्थ श्रेणी के उपभोक्ता के पास। इस तरह से प्रत्येक पोषण स्तर से, एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में जो ऊर्जा पहुंचती है वह केवल 10% ही अवेलेबल होती है, और 90% ऊर्जा पहले ही नष्ट हो चुकी होती है। इस तरह से एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में ऊर्जा केवल 10% ही पहुंचती है। इसे 10% का नियम या 10% लॉ कहा जाता है, जो कि एक लिंडेमान नामक साइंटिस्ट ने दिया था। तो इस तरह से यही डिटेल हम नोट्स के माध्यम से पढ़ेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रभाव। पृथ्वी में सूर्य ही ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है, जैसे कि हम लोग अभी पढ़ चुके हैं, केवल सूर्य ही ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है। उत्पादक प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा, जैसे उत्पादक हरे पौधे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करेंगे और सौर ऊर्जा या जो विकिरण ऊर्जा होती है सूर्य की उसे रासायनिक ऊर्जा में बदल देंगे, अर्थात विभिन्न प्रकार के कार्बनिक यौगिकों का निर्माण कर देते हैं, और जिसे हम रासायनिक ऊर्जा कहते हैं। खाद्य पदार्थ के रूप में ऊर्जा उत्पादक से विभिन्न पोषी स्तर के उपभोक्ता को प्राप्त होती है, क्योंकि प्रथम स्थान पर या प्रथम पोषी स्तर है यहाँ पर उत्पादक, उत्पादकों के द्वारा भोजन के रूप में यह ऊर्जा द्वितीय पोषी स्तर, तृतीय पोषी स्तर और अन्य पोषी स्तर में पहुंचती रहेगी। इस तरह से ऊर्जा का केवल जो प्रवाह होता है वह एक दिशा में ही होता है, हमेशा उत्पादकों से उपभोक्ताओं की तरफ ही होता है। संपूर्ण सौर ऊर्जा का केवल 1% ही हरे पौधे द्वारा भोजन बनाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। जैसे सूर्य से आने वाली, ये सूर्य है, सूर्य से आने वाली जितनी भी सौर ऊर्जा है उसका केवल 1% भाग ही पौधों के द्वारा प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान भोजन बनाने में उपयोग में लाया जाता है, और प्रत्येक पोषी स्तर पर उपलब्ध ऊर्जा का 90% भाग जीवधारी की विभिन्न प्रकार की जैविक क्रियाओं जैसे कि श्वसन आदि क्रियाओं में खर्च हो जाती है। जैसे अगर पौधों के पास या उत्पादकों के पास 100 किलो कैलोरी ऊर्जा है, इसमें से 90 किलो कैलोरी ऊर्जा क्या कर देगा, विभिन्न प्रकार की जैविक क्रियाओं जैसे कि श्वसन आदि में ये व्यय कर देगा, और जो शाकाहारी जीव होगा, जो प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता होगा, उसको केवल इसका 10 किलो कैलोरी ही मिल पाएगी, इतनी ही ऊर्जा उसको मिल पाएगी। अर्थात ये क्या कर देंगे, 90% ऊर्जा व्यय कर देंगे, और अगले पोषण स्तर के लिए या अगले पोषी स्तर के लिए केवल 10% ऊर्जा ही बची रहेगी। केवल 10% ऊर्जा ही स्थानांतरित होती है। इसे 10% लॉ का नियम भी कहते हैं। यह नियम लिंडेमान ने दिया था, जैसे कि हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में केवल 10% ऊर्जा स्थानांतरित होती है, 90% ऊर्जा विभिन्न प्रकार की जैविक क्रियाओं में व्यय हो जाती है। उदाहरण की सहायता से अब इसे समझते हैं। माना 1,00,000 किलो कैलोरी सौर ऊर्जा हरे पौधे पर पड़ती है, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि सौर ऊर्जा जितनी पौधे पर पड़ेगी, सूर्य की सौर ऊर्जा जितनी पौधे पर पड़ेगी, उसका केवल 1% भाग पौधों के द्वारा प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान रासायनिक ऊर्जा में बदल लिया जाएगा। तो 1,00,000 किलो कैलोरी की अगर सौर ऊर्जा पौधे पर पड़ती है तो उसका केवल 1% भाग ही प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पौधों के द्वारा भोजन बनाने के लिए उपयोग में लाया जाएगा, अर्थात
उसका केवल 1% भाग ही रासायनिक ऊर्जा में बदल सकता है। उत्पादक के पास इस तरह से 1 लाख का अगर 1% की बात करें, 1% की बात करें तो उसका 1% हो गया 1000 किलो कैलोरी। तो इस तरह से उत्पादकों के पास अब 1000 किलो कैलोरी ऊर्जा है। प्रथम श्रेणी के उपभोक्ताओं के पास इसका केवल 10%, 1000 का अगर 10% की बात करें, इसका 10% हो जाएगा 100 किलो कैलोरी ऊर्जा। द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता के पास इस 100 का भी 10%, 10 किलो कैलोरी ऊर्जा, और तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता के पास इस 10 का 10% अर्थात 1 किलो कैलोरी ऊर्जा 10% लॉ के अनुसार पहुंचती है। तो इसे समझने के लिए एक रेखा चित्र का हम यहाँ पे प्रयोग करेंगे। यहां देख सकते हैं आप, यह है सूर्य, ये सूर्य है। सूर्य से आने वाली जो सौर ऊर्जा है, सपोज उस सौर ऊर्जा में 1 लाख किलो कैलोरी ऊर्जा है, वह जो 1 लाख किलो कैलोरी की सौर ऊर्जा वो उत्पादकों पर पड़ती है। उत्पादक क्या करेंगे, प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान इसका केवल 1% भाग ही रासायनिक ऊर्जा में बदल सकते हैं। तो इस 1 लाख का 1% हो गया 1000 किलो कैलोरी। अब उत्पादक क्या करेंगे, 90% ऊर्जा श्वसन आदि जैविक क्रियाओं में व्यय कर देंगे, और प्रथम श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए केवल या इस ऊर्जा का 1000 किलो कैलोरी का 10% ही उनके पास पहुंच जाएगा, या यूं कहें इस 1000 किलो कैलोरी से केवल 10% ऊर्जा ही प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता को मिल पाएगी। तो इसका 10% हो गया 100 किलो कैलोरी। तो प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता जब पादपों को खाएंगे तो उनके पास केवल इस 1000 का 10% अर्थात 100 किलो कैलोरी ऊर्जा ही पहुंच पाएगी। और जब प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ताओं के द्वारा खाए जाएंगे तो इस 100 किलो कैलोरी का 90% जो भाग होगा वह विभिन्न प्रकार के श्वसन या अन्य जैविक क्रियाओं में ये व्यय कर देंगे। इस 100 किलो कैलोरी का केवल 10% अर्थात 10 किलो कैलोरी ऊर्जा ही द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ताओं को मिल पाएगी, जो कि मांसाहारी जीव हैं। और द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ताओं को अगर तृतीय श्रेणी के उपभोक्ताओं के द्वारा खाया जाएगा, इस 10 किलो कैलोरी का भी केवल 10% ही इस तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता को मिल पाएगा, अर्थात 90% यहाँ पर श्वसन आदि जैविक क्रियाओं में ऊर्जा व्यय हो जाएगी। अब तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता यहाँ पर हैं जिनके पास 1 किलो कैलोरी ऊर्जा है। इनको अगर चतुर्दश या सर्वोच्च श्रेणी के उपभोक्ता भोजन के रूप में खाते हैं तो इसका केवल 10% ऊर्जा ही अर्थात 1 का 10% 0.1 किलो कैलोरी ऊर्जा ही सर्वोच्च श्रेणी के उपभोक्ता को मिल पाएगी, और 90% ऊर्जा यहाँ पर व्यय हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 15 है, अम्ल वर्षा से क्या समझते हैं। जब विभिन्न प्रकार के ईंधनों के दहन से वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड चले जाते हैं तो यह वायु में उपस्थित नमी अर्थात जल वाष्प के साथ क्रिया करते हैं तो सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बना देते हैं, और जो वर्षा के साथ पृथ्वी की सतह पर आते हैं तो इस प्रकार की वर्षा को अम्लीय वर्षा कहते हैं। अम्लीय वर्षा से पेड़ पौधों, जलीय जंतुओं और इंसानों को विभिन्न प्रकार से नुकसान होता है। तो आइए नोट्स के माध्यम से इसे समझते हैं। जब वर्षा जल में वायुमंडल में प्रदूषित हवा में मौजूद सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड की मात्रा मिश्रित होती है तो यह वर्षा से क्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल में बदल जाती है, और यही जल जब पृथ्वी पर गिरता है तो इसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। तो वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जल वाष्प के साथ क्रिया करता है तो ये सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बना देता है, और वर्षा जल के साथ ये धरती पर आते हैं तो इस प्रकार की वर्षा को अम्ल वर्षा कहते हैं। अम्ल वर्षा के कुप्रभाव क्या क्या है। नंबर पहला, अम्लीय वर्षा के कारण मृदा की उर्वरता में भारी गिरावट आती है जिससे फसलों को नुकसान पहुंचता है। अम्लीय वर्षा होने से मृदा में अम्लीयता का स्तर बढ़ जाता है, क्योंकि ये अम्लीय वर्षा है। सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल जब वर्षा जल के साथ भूमि में आएंगे तो मृदा की अम्लीयता इससे बढ़ जाती है, जिससे कि जो कृषि उत्पाद होते हैं उनमें कमी आती है, कृषि उत्पाद में काफी कमी आ जाती है। दूसरा इसका जो कुप्रभाव वह है, अम्लीय वर्षा के कारण पानी में तांबा और शीशा जैसे घातक तत्व मिल जाते हैं जिससे कि जलीय प्राणियों खासकर मछलियों की मृत्यु हो जाती है। तो अम्लीय वर्षा से पानी में तांबा और शीशा जैसे घातक जो पदार्थ मिल जाते हैं तो इनके कारण जलीय जीवों जैसे कि मछलियों की मृत्यु हो जाती है। अम्लीय वर्षा के कारण पेड़ पौधों और फसलों की वृद्धि में गिरावट होती है।
अम्लीय वर्षा के कारण संगमरमर से बने स्मारकों को नुकसान पहुंचता है और उसका क्षरण होता है, इसे स्टोन लेप्रोसी कहते हैं। काफी इंपोर्टेंट ये पॉइंट है। जो अम्लीय वर्षा होती है इसके कारण संगमरमर का जो रंग होता है काफी फीका पड़ जाता है। जैसे कि आगरा में जो ताजमहल है, इस प्रकार की जो इमारतें हैं, अगर अम्लीय वर्षा लगातार होगी तो उसकी जो ऊपरी परत होती है उसको काफी नुकसान पहुंचता है। तो इस प्रकार से संगमरमर से बने जो स्मारक होते हैं उनको नुकसान होता है। तो इस प्रकार संगमरमर की जो परत होती है काफी धुंधली नजर आती है, तो इसे स्टोन लेप्रोसी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, प्रथम पोषी स्तर से क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल? किसी भी भोजन श्रृंखला में प्रत्येक पद अपने आप में पोषण स्तर कहलाता है। जैसे कि एक खाद्य श्रृंखला है, घास, घास को खाया हिरन ने, हिरन को खाया शेर ने, तो घास हो गया प्रथम पोषी स्तर, हिरन हो गया द्वितीय पोषी स्तर और शेर हो गया तृतीय पोषी स्तर। इस तरह से किसी भी खाद्य श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर है उत्पादक या हरे पादप। तो इसी को नोट्स के माध्यम से समझते हैं। किसी खाद्य श्रृंखला के विभिन्न चरणों या स्तरों को पोषी स्तर कहते हैं। खाद्य श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर उत्पादक होते हैं। तो क्वेश्चन पूछा गया है प्रथम पोषी स्तर से आप क्या समझते हैं? तो ये आप सीधे सीधे लिख सकते हैं, किसी भी खाद्य श्रृंखला में उत्पादक को प्रथम पोषी स्तर कहते हैं। एक उदाहरण की सहायता से आप समझ पाएंगे। यहां घास, टिड्डा, मेढक और सांप दिया हुआ है। घास को खाया टिड्डे ने, टिड्डे को खाया मेढक ने और मेढक को खाया सांप ने। इस प्रकार से इसमें 4 पोषी स्तर हैं। प्रथम पोषी स्तर हो गया घास, द्वितीय पोषी स्तर हो गया टिड्डा, तृतीय पोषी स्तर हो गया मेढक और चतुर्थ पोषी स्तर हो गया सांप। तो यहां पर प्रथम पोषी स्तर घास है, यह उत्पादक है। द्वितीय पोषी स्तर टिड्डा है जो कि प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता है। तृतीय पोषी स्तर मेढक है और यह द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है। चतुर्थ पोषी स्तर सांप है और यह तृतीय श्रेणी का उपभोक्ता है। तो इस तरह से इसे आप आसानी से इस उदाहरण की सहायता से लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के कोई 2 उपायों पर प्रकाश डालिए। इसमें जो उपाय हैं वह इस तरह से हैं। पहला है, घरों, नगरों, कारखानों आदि से निकलने वाले वाहित जल, जिसे वाहित मल भी कहते हैं या सीवेज भी कहते हैं, को उपचारित करने के उपरांत ही जल स्रोतों में विसर्जित करना चाहिए। घरों, नगरों, कारखानों आदि से निकलने वाला जो वाहित मल है या जो सीवेज है, इसको नदी नालों में छोड़ने से पहले इसका ट्रीटमेंट किया जाना जरूरी है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में वाहित मल को 2 उपचारों से उपचारित करते हैं। एक होता है प्राथमिक उपचार और दूसरा होता है द्वितीयक उपचार। प्राथमिक उपचार में हम निस्यंदन और जो अवसादन है उसके द्वारा, जो फिल्ट्रेशन प्रोसेस होती है और जो सेडिमेंटेशन होता है उसके द्वारा उपचारित करते हैं। और जो द्वितीय उपचार होता है, द्वितीयक उपचार होता है या सेकेंडरी ट्रीटमेंट होता है, उसमें हम विभिन्न प्रकार के जो बैक्टीरिया और कवक है उनका उपयोग करते हैं और सीवेज को हम ट्रीटमेंट करते हैं, तब जाकर उसको वाटर बॉडी में छोड़ते हैं। अगर ये हम प्रक्रिया करें तो निश्चित रूप से जल प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सकता है। दूसरा उपाय है, कृषि कार्य को करने के लिए विभिन्न प्रकार के रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों का उपयोग किया जाता है। अगर इनका प्रयोग कम मात्रा में किया जाए और उसको कम मात्रा में करने के लिए कृषकों को प्रोत्साहित किया जाए तो निश्चित रूप से जल प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सकता है। और साथ ही किसानों को जैविक खेती करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18 है, आवृतबीजी पौधे के बीजांड का नामांकित चित्र बनाइए। तो यहाँ पर ये डायग्राम है, इस डायग्राम को आप एग्जाम में बनाएंगे। इंपोर्टेंट डायग्राम है, इसको 1-2 बार आपको अभ्यास करना है, आसानी से इसको आप एग्जाम में बना लेंगे तो 3 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है, एक हीमोफिलिक पुरुष की शादी हीमोफीलिया रोग की वाहक स्त्री से की जाती है तो भावी संतानों में यह रोग किस प्रकार उत्पन्न होगा, रेखा चित्र द्वारा समझाना है। इसका आंसर आपको इस तरह से करना है। पहले यह समझिए हीमोफीलिया किस प्रकार का रोग है। हीमोफीलिया एक लिंग संलग्न अप्रभावी रोग है। एक लिंग संलग्न अप्रभावी रोग है। हीमोफीलिया एक लिंग संलग्न अप्रभावी रोग है जिसका जीन एक्स लिंग क्रोमोसोम में उपस्थित होता है। अतः स्त्री में दूसरा एक्स क्रोमोसोम, क्योंकि स्त्री में क्या होते हैं एक्स एक्स 2 सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, स्त्री में अगर दूसरा एक्स क्रोमोसोम सामान्य हो तो यह रोग प्रकट नहीं होगा। जैसे
फीमेल में एक एक्स क्रोमोसोम डिफेक्टेड है और दूसरा एक्स क्रोमोसोम का जो जीन है वह बिल्कुल ठीक है, तो यह क्योंकि यह एक प्रकार का अप्रभावी रोग है, इसलिए यहाँ पर स्त्री में यह रोग प्रकट नहीं होगा, लेकिन वह जो स्त्री होगी क्या होगी, वाहक होगी। पुरुष में एक एक्स क्रोमोसोम अगर डिफेक्टेड है, उसके साथ दूसरा क्रोमोसोम होता है वाई लिंग क्रोमोसोम। पुरुष में क्योंकि एक ही एक्स क्रोमोसोम है और यहां पर यह रोग इजिली प्रकट हो जाएगा, और ऐसा पुरुष कैसा होगा, ऐसा पुरुष होगा हीमोफीलिया से ग्रसित। तो इस तरह से यह जो रोग होता है वह एक्स क्रोमोसोम के द्वारा ही एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होता है। इसको हम रेखा चित्र के द्वारा अब समझते हैं। आपको इस तरह से करना है, सबसे पहले आपको यहां बना देना है पुरुष, आसान है प्रश्न, और यहां पर स्त्री। पुरुष में ये हो गया आपके जनक, पुरुष और स्त्री ये हो गए जनक, या P1 इसको लिख सकते हैं। पुरुष के सेक्स क्रोमोसोम होते हैं XY, क्योंकि जो हीमोफीलिया का जो रोग होता है एक्स लिंग क्रोमोसोम के द्वारा ही एक वंश से या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होता है, और स्त्री के सेक्स क्रोमोसोम होते हैं X और X। और ये हो गया आपके जीनोटाइप। यहां क्वेश्चन के अनुसार क्या लिखा है, एक हीमोफिलिक पुरुष की शादी, हीमोफिलिक पुरुष है तो आप एक एक्स को आप क्या कर दोगे हैं H, मतलब हीमोफिलिया रोग से ये ग्रसित है, और शादी हीमोफिलिया रोग की वाहक स्त्री से, तो इस दोनों एक्स में से केवल एक एक्स को आप क्या करोगे, डिफेक्टेड बना दोगे, से की जाती है, तो भावी संतान में यह रोग किस प्रकार प्रकट होगा। अब आसानी से आप बना सकते हैं, इसके आप क्या कर देंगे, गेमिट्स बना देंगे XHY, इसमें क्या कर देंगे, इसके इस तरह से XHX, यहां लिख देंगे आप युग्मक, युग्मक या गेमिट्स लिख देंगे। तो क्या क्या हो जाएगा, इस के साथ इसका आप क्रॉस कर दोगे XHXH, और इसके साथ इसका कर दोगे XHX, इस Y के साथ इसका XHY, इस Y के साथ इस X का X और Y। तो इस तरह से जो हमारा जो यहाँ पर इसको कहेंगे आप F1 पीढ़ी, F1 पीढ़ी, या इसकी जो संतान है क्या क्या होगी, जो यहाँ पर XHXH है ये होगी आपकी हीमोफिलिक पुत्री, हीमोफिलिक पुत्री इसको आप कहेंगे, हीमोफिलिक पुत्री। XHX ये हो गया आपका वाहक पुत्री, और ये हो गया आपका हीमोफिलिक ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हीमोफिलिक पुत्र हो जाएगा। उसके बाद ये हो जाएगा, ये हो गया आपका सामान्य पुत्र। क्वेश्चन नंबर 20 है, अपूर्ण प्रभावता की खोज किसने की। अपूर्ण प्रभावता को केवल रेखाचित्र द्वारा समझाइए। मेंडल के प्रभावता के नियम के अनुसार जब एक जोड़ी विपरीत लक्षण वाले पौधों में संकरण कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण प्रकट होते हैं। जैसे इन्होंने क्या किया कि कैपिटल आर अर्थात लाल पुष्प वाले पौधे और सफेद पुष्प वाले पौधे में संकरण कराया, तो प्रथम पीढ़ी में केवल लाल पुष्प वाले पौधे प्रकट होते हैं। लेकिन अपूर्ण प्रभावता में क्या होता है कि जब प्रभावी लक्षण और अप्रभावी लक्षण वाले पौधों के बीच में संकरण कराया तो प्रथम पीढ़ी में देखा प्रभावी लक्षण प्रकट नहीं हुआ, अर्थात प्रभावी और अप्रभावी के अलावा कुछ तीसरा ही लक्षण यहां पर प्रकट हो जाता है, जो कि दोनों के मध्य का लक्षण है। इसे ही अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। अपूर्ण प्रभाविता स्नैपड्रैगन तथा मिरेबलस जलापा नामक पौधों में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। तो आइए एक नोट्स के माध्यम से इसे समझते हैं। जब एक प्रभावी तथा एक अप्रभावी जनकों के मध्य संकरण कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में प्राप्त संतान में कोई भी लक्षण प्रभावी नहीं होता, बल्कि F1 पीढ़ी के संतान में प्राप्त लक्षण दोनों जनकों के बीच का होता है। इस घटना को अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। इसकी खोज कार्ल कोरेंस नामक साइंटिस्ट ने की। तो जब प्रभावी लक्षण और अप्रभावी लक्षण वाले पौधों में संकरण कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में कोई भी लक्षण इनमें से प्रभावी नहीं होगा, बल्कि कोई तीसरा ही लक्षण यहाँ पर
प्रकट हो जाता है, जो कि दोनों जनकों के मध्य का लक्षण होता है। इसे अपूर्ण प्रभावता कहते हैं, जिसकी खोज कार्ल कोरेंस नामक साइंटिस्ट ने की। और इसके एग्जाम्पल हो गए स्नैपड्रैगन या एंटीराइनम पौधे और मिरेबिलस जलापा नामक पौधे में ये देखने को मिलता है। रेखा चित्र के माध्यम से इसे हम समझते हैं। दो पौधे लिए गए हैं, एक में लाल पुष्प है और दूसरे में सफेद पुष्प है। तो लाल पुष्प जिसका की जीनोटाइप है कैपिटल आर, सफेद पुष्प वाले पौधे का जीनोटाइप स्मॉल आर। इनमें जो गैमेट्स बन रहे हैं कैपिटल आर और स्मॉल आर। जब इनमें क्रॉस होता है तो कैपिटल आर स्मॉल आर वाले पौधे सभी यही पौधे प्राप्त होते हैं जिसका जीनोटाइप है कैपिटल आर स्मॉल आर। और यह जो पौधे हैं वे सभी गुलाबी पुष्प वाले पौधे प्राप्त होते हैं। जब इनमें स्वपरागण कराया जाता है तो F2 पीढ़ी में यहां पर 3 प्रकार के पौधे प्राप्त होते हैं, कैपिटल आर स्मॉल आर और स्मॉल आर, अर्थात 3 अलग अलग प्रकार के यहां पर पौधे प्राप्त होते हैं। अब इनमें जीनोटाइप और फिनोटाइप अनुपात की बात करें तो यहां पर आप पहले देख लीजिए, यहां पर ये अगर इनकी जीनोटाइप की बात करें तो जीनोटाइप अनुपात क्या हो जाएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर और स्मॉल आर। कैपिटल आर इसमें कितने संख्या में है, 1 संख्या में है। और कैपिटल आर स्मॉल आर कितने संख्या में है, 2 की संख्या में है। और स्मॉल आर कितनी संख्या में है, 1 संख्या में। तो इनका जो जीनोटाइप अनुपात हो जाएगा, जीनोटाइप अनुपात या जीनोटाइप रेशियो क्या हो जाएगा, 1:2:1। और इनका फिनोटाइप अनुपात क्या हो जाएगा, फिनोटाइप रेशियो, फिनोटाइप अर्थात दिखाई कैसे देंगे, कैपिटल आर किस प्रकार का दिखाई देगा, ये लाल रंग का दिखाई देगा, लाल रंग वाले पुष्प वाले पौधे हैं। कैपिटल आर स्मॉल आर ये क्या है, ये है गुलाबी रंग के पुष्प वाले पौधे हैं। और स्मॉल आर ये सफेद रंग के पुष्प वाले पौधे हैं। कैपिटल आर स्मॉल आर इस ये है इनका जीनोटाइप। अगर फिनोटाइप की बात करें, लाल पुष्प कितने हैं हमारे पास, 1 है। और गुलाबी रंग के पुष्प वाले पौधे कितने हमें प्राप्त हो रहे हैं, 2 हो रहे हैं। और सफेद कितने प्राप्त हो रहे हैं, 1 हो रहे हैं। तो इनमें जो अपूर्ण प्रभाविता का जो नियम है, इसमें जीनोटाइप अनुपात 1:2:1 है और फिनोटाइप अनुपात भी 1:2:1 है। जबकि अगर मेंडल के नियम की बात करें प्रभाविता के नियम में, उसमें जीनोटाइप अनुपात होता है 1:2:1 और फिनोटाइप अनुपात होता है 3:1। कभी कभी दोनों में ही अंतर भी पूछा जा सकता है। तो इसे आप यहां देखिए, फिनोटाइप अनुपात लाल पुष्प, गुलाबी पुष्प और सफेद पुष्प 1:2:1 और जीनोटाइप अनुपात 1:2:1 यहां पर आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। अब इससे आगे जो अगले क्वेश्चन है, अगले पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे। थैंक यू।